हाँ, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ेंगे और इसका रीज़न को समझेंगे कि ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है ये क्यों होता है। तो सबसे पहले बात होता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है। तो 1761 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो अहमद शाह अब्दाली, जिसका नाम होता है अहमद शाह दुरानी, भी उसका जो दूसरा नाम होता है, उसके और मराठाओं के बीच में होता है। ठीक है। और मराठाओं की तरफ से उस समय के जो लीडरशिप को नेतृत्व जो करे थे, वो सबसे मेन लीडर था उसमें से कौन सा था? सदाशिव भाव। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है। कहाँ पे होती है? तो बैटल ऑफ पानीपत। तो ऑब्वियस सी बात है कि पानीपत में होती होगी लड़ाई। तो पानीपत में लड़ाई हो रही है किसके किसके बीच? मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो जिसमें क्या होता है, आप तो रिजल्ट जानते होंगे, जिसमें मराठाओं की बहुत बुरी हाल होती है। मतलब उनके मराठाओं के घर से हर एक जो यंगर जनरेशन था उसमें से एक मौत हो जाती है। इतनी बुरी हालत थी। और आगे चल के इसी को कौन उबारता है? आगे चल के माधव राव इनका जो लीडर बनता है वो आगे चल के इसको संभालता है। ठीक है। तो हम समझेंगे पहले कि बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि 1761 में हुआ। इंपॉर्टेंट यही है। अब दूसरा कारण ये होता है कि ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का कारण क्या था। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है, पहले आप समझें कि सरदेशमुखी और चौथ क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो सरदेशमुखी को अगर समझना चाहते हैं, जैसे समझिए कि हम बिहार हैं, हम बिहार के राजा हैं। हमने क्या किया? झारखंड में जाके अटैक कर दिया। ठीक है। तो झारखंड पे हमने अटैक किया, तो झारखंड पे अटैक किया, तो झारखंड से क्या लेंगे? झारखंड से हम रेवेन्यू या टैक्स लेंगे। और झारखंड को हम क्या कर सकते हैं? अपने में मिला भी सकते हैं, क्योंकि झारखंड हमारे बगल में है। हम उसको एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा अपना प्रोविंसेस को, जिससे हमारा एक्सपेंशन हो गया। तो हम वहाँ से अगर हम किसी को अपने अंडर में लेंगे, तो वो तो मेरे उसका जो प्रजा है वो मेरे अंडर में हो गई। तो क्या आप प्रजा से ज़्यादा टैक्स लेंगे? नहीं लेंगे। तो इसलिए हम 1/4 उससे, सॉरी 1/10 उससे टैक्स लेते थे, जिसको हम बोलते हैं सरदेशमुखी। ठीक है। अब क्या होता है कि चौथ क्या होता है? जैसे सपोज करिए बिहार के राजा हैं और आपने जाके राजस्थान पे अटैक किया और राजस्थान को जीत लिया। अब क्या राजस्थान को अपने मिला लेंगे? नहीं मिला लेंगे, क्योंकि इसके बीच में उत्तर प्रदेश पड़ता है, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में अब जीतना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो उसमें क्या करते थे कि वो लोग क्या करते थे कि अरे भाई, तुमको मिला तो नहीं सकते, तो तुम हमको 1/4 दो, जो कि मैक्सिमम है। 1/10 और 1/4 में अंतर है। तो 1/4 उससे वो चौथ वसूल करते थे, जो कि एक तरह से रेवेन्यू टैक्स था कि तुमको हम जीते हैं तो तुमको हमको हर एक साल 1/4 देना होगा। ठीक है। तो क्या होता है कि उस समय जो होता है, रघुनाथ राव जो होते हैं वो मिलिट्री के हेड रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो सब कुछ जीतते जा रहे थे, तो दिल्ली को भी जीत लेते हैं। तो दिल्ली को जीत जाते हैं तो वो दिल्ली से भी चौथ लेते थे। मतलब मुगल साम्राज्य से भी अब चौथ वसूला जा रहा था। और उस समय के मुगल साम्राज्य बादशाह कौन थे? आलमगीर द्वितीय। और उस समय का जो मीर बख्श था, मीन्स वजीर मान सकते हैं, वो उस समय का था नजीबुद्दौला। ठीक है। जो कि गवर्नर था किसका? रोहिलखंड, जो कि अभी का क्या है? उत्तराखंड, जिसको हम पहले उत्तरांचल भी कहते थे। ठीक है। अब क्या होता है कि 1757 में अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान का वो सक्सेसर था, किसका? नादिर शाह का सक्सेसर था। वो जानता था कि नादिर शाह जो हमारे सक्सेसर हैं, जो हमारे राजा थे पहले, वो यहाँ से क्या लेके गए थे? कमेंट में करिए वो यहाँ से क्या लेके गया था। एक इंपॉर्टेंट चीज लेके गया था, और एक पीकॉक थ्रोन लेके गए थे, और 70 करोड़ रुपया लेके गए थे। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारा मनी है। हम आते हैं अफगान यहाँ पे आक्रमण करते रहते थे, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली, और इसका अलग दूसरा नाम क्या था? अहमद शाह दुरानी। वो इंडिया पे आता है लूटने के लिए, लूटमाट मचाता है, और यहाँ पे केयर टेकर रख के जाता है, एजेंट अपना बना के जाता है कि देखते रहो, समझे, तुम इस एम्पायर को देखते रहो और हम लूटपाट करने तो आते रहेंगे हर बार, क्योंकि हमको यहाँ पर रहना नहीं, क्योंकि मेरा एम्पायर क्या है? अफगान। हम यहाँ पे लूटपाट करेंगे और चल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लूटपाट करने के लिए वो आता है, और यहाँ पे केयर टेकर बना के जाता है, जिसका नाम है नजीब उद्दौला, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। नजीब उद्दौला को वो यहाँ पे केयर टेकर बनाते हैं और यहाँ से वो चल जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे मराठाओं का जो एम्पायर है वो बढ़ते जा रहा था। किसके अंडर में? रघुनाथ राव के अंडर में, सदाशिव भाव के अंडर में, ये सब के अंडर में अंपायर क्या रहा था? बढ़ रहा था। और इसने तो यहाँ पे नजीबुद्दौला बोला कि अरे भाई, हम तो इसके केयर टेकर है, सुप्रीम एजेंट है किसके? अहमद शाह दुरानी और अहमद शाह अब्दाली के। हम क्यों ये सब मराठाओं को हम चौथ वौथ नहीं देंगे। तो अब क्या कहता है कि मराठाओं भेजते एक नोटिस कि तुम इसको हटा दो। किसको? नजीबुद्दौला को तुम हटाओ। किसको भेजते हैं? आलमगीर द्वितीय को भेजते हैं, जो कि उस समय का मुगल बादशाह था। और मुगल बादशाह क्या करता है? नजीबुद्दौला को मीर बख्श से हटा देता है। तो मुगल बादशाह, अब आप कंडीशन को समझिए, वो एम्पायर जिस पे पूरे भारतवर्ष में राज्य था, मुगल बादशाह का राज था, वो एम्पायर जो होता है वो मराठाओं के कहने पे मीर बख्श, जो उस समय के नजीबुद्दौला उसको हटा देता है। मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं कि मराठाओं का पावर कितना बढ़ चुका था इंडिया पे। ठीक है। ये बात जाके वो किसको बताता है? ये बात जाके वो अपने अपने मालिक को बताता है, जो कि क्या रहता, कौन रहता है मालिक? अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी।
उसको बताता है। तो अहमद शाह अब्दाली जो होता है, अब वो इंडिया पे आता है, इससे वो बहुत गुस्सा होता है और 1759 में वो इंडिया में आता है। किससे लड़ने के लिए? मराठाओं से लड़ने के लिए। तो मराठाओं से लड़ने के लिए यहाँ पे इंडिया में आता है। तो मराठाओं भी बहुत गुस्से वाले थे, क्योंकि सदाशिव भाव बहुत बहुत वो प्रोमिनेंट आर्मी था उनका, मराठाओं का बहुत एग्रेसिव आर्मी था वो। क्योंकि जो मराठा जो एम्पायर है उसका जो आप जियोग्राफिकल कंडीशन देखें तो पहाड़ी क्षेत्र, मतलब आप समझ सकते हैं प्लेट्यू रीजन समझ सकते हैं, और वहाँ पे रहना आसान बात नहीं है। उनको गोरिल्ला वॉर में महारत हासिल थी, छापामार मार में महारत हासिल थी, मतलब वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग लीडर थे वो लोग। वो बोले कि अरे ये छोटा मोटा, ये तो पूरा इंडिया जीत रहे हैं हम, ये छोटा मोटा अहमद शाह अब्दाली हमें क्या डराएगा। तो ये बोलते हैं अच्छा ठीक है अब लड़ते हैं हम। तो इनके बीच में पानीपत में लड़ाई होती है, और अंततः क्या होता है कि मराठाओं का जो अभिमान था वो धूल मिट्टी हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि उसने नजीब-उद-दौला को हटा दिया था, इसके चलते गुस्सा हो गया था मराठाओं में, और ये अटैक कर देता है किस पे, मराठाओं पे अटैक किया, और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि तो यहाँ पे बैकग्राउंड को मैंने समझा है कि अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह दुरानी क्यों आता है इंडिया पे अटैक करने, क्योंकि इसने जो रघुनाथ राव है इसने क्या किया, मीर बख्शी जो उस समय के कौन थे, नजीब-उद-दौला को हटा दिया था, जिसके चलते वो गुस्सा होता है। मराठाओं के बीच लड़ाई होती है पानीपत में, जिसमें मराठाओं की हार हो जाती है, और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। और अहमद शाह अब्दाली जीतने के बाद यहाँ से फिर चल जाता है। ठीक है, तो रीज़न क्या होता है, अब यहाँ पे रीज़न समझें कि मराठाओं का हारने का रीज़न क्या था। पहला रीज़न क्या था, खाना, डिस्टेंस। अब आप देखेंगे कि अफगानिस्तान से दिल्ली नज़दीक पड़ेगा, और महाराष्ट्र जो कि पुणे मान सकते, पुणे से और आप दिल्ली पाएंगे तो करीब 15,000 किलोमीटर पड़ेगा। तो डिस्टेंस था, इतना खाना पीना, बीच में खाना ही खत्म हो जाता है। कितने दिन तो सैनिक भूखे ही लड़ रहे थे, पानीपत के लड़ाई तो कितने सैनिक तो भूखे ही लड़ रहे थे। ठीक है, तो कोई इनसे वो खाना मदद नहीं कर रहा था, खाना मतलब खत्म हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ बात उठती है कि बहुत सारे मराठाओं को धोखा भी मिला। जैसे किससे किससे मिला, अवध के नवाब जो उस समय के शुजा-उद-दौला थे, शुजा-उद-दौला ने इनको धोखा दे दिया। पहले वो बोले कि हम तुम्हारे साइड रहेंगे, अब फिर वो क्या करते हैं, फिर वो बोलते हैं, फिर उनको जब बोला गया कि अरे हम आपको वजीर बना देंगे, कौन बोला, अहमद शाह दुरानी, तो उसकी तरफ मिल गया। और यहाँ पे नजीब-उद-दौला, मतलब जितने भी, अब अभी भी बोल सकते हैं कि जो अफगान से जो आ रहा था उसका भी तो फूड खत्म हो सकता था। हाँ, फूड तो खत्म हो सकता, लेकिन जितने भी अवध से वो फूड ले रहे थे, क्योंकि अवध दिल्ली से तो नज़दीक है, वहाँ से उनको फूड सप्लाई मिल रहा था। और इनको कोई सप्लाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मराठाओं ने बहुत सारी गलतियां की थी, पाप का घड़ा इनका बढ़ चुका था, क्योंकि हर एक से ये चौथ वसूल रहे थे। मतलब इनका रिलेशन अदर स्टेट से खराब था। इन्होंने सोचा, तो अदर स्टेट ने क्या सोचा, अरे इसी से मिल जाते हैं, अहमद शाह दुरानी से मिल जाते हैं, थोड़ी रुकेगा इंडिया में, ये तो चल जाएगा लूटपाट करके, और फिर हम लोग अपना संभाल लेंगे, क्योंकि मराठाओं को ये हरा देगा तो फिर हम लोग को चौथ और सर देशमुखी देना नहीं पड़ेगा। तो यही रीज़न था, इसको सपोर्ट कर दिया। सब किसको सपोर्ट कर दिया, अहमद शाह दुरानी और अहमद शाह अब्दाली को, इसको कोई सपोर्ट ही नहीं किया, जिसके चलते ये लोग हार गया। और इतना बुरी हार हुई थी इनकी कि हर एक घर से एक यंग जनरेशन की मृत्यु हो गई थी। मतलब अब मराठाओं को अब इससे ये साबित हो चुका था कि अब मराठा जो है इस हिंदुस्तान पे राज नहीं कर सकते। अब मराठा इज नॉट कैपेबल टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर इन हिंदुस्तान और इन मुगल साम्राज्य को हटा के। इनके पास इतनी पावर बची नहीं, क्योंकि जितने भी प्रोमिनेंट लीडर थे, सदाशिव भाव वो मर गए, फिर आपका विश्वास राव था वो मर गया, वो भी पेशवा बना के भेजा गया था, विश्वास राव की मृत्यु हो गई, सदाशिव भाव मर गया। और एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको नाम याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता नहीं है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, शमशेर बहादुर। अब ये पूछेंगे शमशेर बहादुर कौन था, तो शमशेर बहादुर की कहानी आपने बाजीराव मस्तानी देखी होगी। तो बाजीराव और मस्तानी से एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है शमशेर बहादुर, उसकी मृत्यु यहीं पे हो जाती है। और अंततः ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है समाप्त होता है, जिसमें मराठाओं की हार हो जाती है। अब मराठा कैसे उभरेंगे इस गम से, आगे के लेक्चर में देखेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर अगले लेक्चर में। थैंक यू।